अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है बेटे आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आप लोग जो अभी A2 की ओरिएंटेशन क्लास में हैं, वैसे तो देखो ये अक्टूबर नवंबर के लिए ठीक है। तो पहले तो मुझे ये बता दो कि आप में से किस किस का AS में क्या ग्रेड है, जो AS ऑलरेडी दे चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, जो कि लास्ट ईयर के अक्टूबर नवंबर वाले बच्चे थे। तो आप लोग मुझे चैट में बताएं, मेरे नाम पे टैप करेंगे चैट बॉक्स खुल जाएगा और आपके पास ऑप्शन आ जाएगा चैट करने का। तो मुझे ज़रा अपना ग्रेड बताइएगा AS का। लेकिन अगर मैं आपको एक जनरल सी बात बता दूं, बेटा जिन बच्चों का C से कम है, जिनका C से कम है, मतलब कि A B C, जिसका D है E है, उसको बेटा एक्सेल देना पड़ेगा, कॉम्पोजिट देना पड़ेगा, वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, आप चाहते हैं आपको एक अच्छा जगह मिले पढ़ने के लिए, तो बेटा फिर D या E पे कंटिन्यू आप लोग नहीं करेंगे बराए मेहरबानी। फिर आप एक्सेल देंगे या कॉम्पोजिट देंगे। जो पंजाब के बच्चे हैं वो कॉम्पोजिट समझते हैं, कराची के बच्चे एक्सेल समझते हैं। एक्सेल का मतलब AS A2 साथ देंगे आप। अच्छा, मैं ज़रा आप लोगों को आज की जो हमारी क्लास है, एक जनरल सा ओवरव्यू दूंगा और अपना जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह वो हमारा फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। वैसे तो ये ओरिएंटेशन क्लास ज़्यादातर मैं अक्टूबर नवंबर वालों को एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि जो मई जून की क्लासेस हैं वो इंशाल्लाह जुलाई से स्टार्ट होंगी। मैं अभी ज़्यादातर जो अक्टूबर नवंबर वाले बच्चे हैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ बेटे। अक्टूबर नवंबर, क्योंकि आपको पता है A2 का कोर्स काफ़ी लेंदी होता है, टाइम हमारे पास कंपैरेटिवली कम है। तो आप लोगों को मेरे साथ साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही होगी। वो मेहनत क्या है? मैं आपको जो टॉपिक बोलूँ ना कि यार इस टॉपिक की रिकॉर्डिंग देख लो, आसान टॉपिक बताऊंगा, उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, ताकि हमारे पास पास पेपर करने के लिए और दूसरा काम करने के लिए टाइम बच जाए। ठीक है? तो उसमें बेटा आप लोगों ने थोड़ा सा मेरा साथ देना है, और जाहिर है आप मेरा साथ दोगे तभी इंशाल्लाह एक अच्छा ग्रेड आ पाएगा, वरना फिर प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अब देखो, आप लोग O लेवल पढ़ चुके हो, आप लोग AS पढ़ चुके हो, तो आप लोगों ने ये ट्रेंड नोट किया होगा कि AS इकोनॉमिक्स में अराउंड 70 to 75% आपका O लेवल रिपीट हो रहा है। ठीक है? कोई नई चीज एज सच नहीं है, थोड़ी सी वही बात जो है वो डिटेल्ड वर्जन में है, आंसर राइटिंग डिफरेंट होती है, और बस कॉन्सेप्ट्स हल्के फुल्के से चेंज होते हैं। बाकी 75% सिलेबस और जो गेम है वो पूरा सेम। ठीक है? लेकिन बेटा A2 में ऐसा नहीं होता। A2 में ऐसा नहीं होता। A2 में आपका गेम कंप्लीटली चेंज हो जाता है। मतलब कि जो आप लोगों ने O लेवल में पढ़ा और जो आपने AS में पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ 25% सिलेबस रिपीट होगा। 75% सिलेबस आप नया पढ़ रहे होगे। और ये सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं है, ये हर सब्जेक्ट में। लोगों ने हवा बनाया हुआ है कि यार इकोनॉमिक्स जो है वो ऐसा है ना वैसा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बेटा ये हर सब्जेक्ट के लिए, आप मैथ्स उठा लें, आप बिजनेस उठा लें, आप अकाउंटिंग उठा लें, A2 में सब्जेक्ट चेंज होता है। और डिफिकल्ट यार, जाहिर सी बात है, एडवांस लेवल 2 फाइनल ईयर में अपनी जिंदगी के आप लोग हो, तो क्या वो डिफिकल्टी नहीं बढ़ाएगा? सोचने वाली बात है ना। अच्छा, अली का एक मैसेज आया है कि सर अगर हाई डी है, मतलब कि आप C के करीब करीब हो, तो यार देखो, इसमें एक बात बताऊं, इकोनॉमिक्स में ना ग्रेड या तो मेंटेन होता है या तो गिरता है। जो बिल्कुल ऑनेस्ट बात है, ये आपको हर टीचर नहीं बताएगा। ठीक है? मैं आपके सामने एक प्रॉपर पिक्चर रख दूंगा। या तो ग्रेड मेंटेन होता है या तो गिरता है। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि आपका ग्रेड बढ़ जाए। ग्रेड बढ़ता कैसे है उसके तरीके भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उन तरीकों पे अमल करते हैं, आप उन चीज़ों को लेके चलते हैं, अल्लाह से उम्मीद है कि आपका ग्रेड बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप उस पर नहीं अमल करोगे, तो भाई फिर आप इसी पे ही चलें जो आपका चल रहा है। हम लोग जरा बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। देखो आपके पास ना इकोनॉमिक्स A2 में दो पेपर आते हैं, एक होता है आपका P3, एक होता है आपका P4। सही है? P3 30 MCQs, 30 मार्क्स, 1 मार्क ईच, और ये 1.25 घंटे का पेपर होता है। ठीक है? अच्छा, अली जो मुझसे पूछा था ना कि सर ग्रेड बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा, बेटा वो ना इससे बढ़ता है। आप P3 में 25 मार्क्स मिनिमम स्कोर करो, यानी कि आप A वाला पेपर करो, इंशाल्लाह ग्रेड बढ़ जाएगा। ठीक है? अगर आपके 30 में से 30 आ गए, तो आपकी डिस्टिंक्शन की चांसेस बढ़ जाती हैं। बच्चे क्या करते हैं, P3 को, MCQ को हर पेपर में ना बड़ा हल्का लेते हैं, अरे बेकार है, हो जाएगा,
बेटा ये बेकार चीज जो है यही ग्रेड मेकर है आपकी। ये आपका ग्रेड मेकर नहीं है, ये आपका ग्रेड मेकर है। आप 30 में से 30 स्कोर अगर कर दो, ये वाहिद पेपर है जिसमें आप फुल मार्क्स लेके आ सकते हो, तो आपकी डिस्टिंक्शन की चांसेस बढ़ जाती हैं। और अगर बच्चे का बुरा ग्रेड है तो वो इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये कि सर इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। देखें, आप में से जो बच्चे रजिस्टर अभी करवाएंगे उनको पोर्टल मिलेगा, ठीक है। कईयों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है, उनको अभी तक पोर्टल नहीं मिला है, वो इंशाल्लाह आज या कल में मिल जाएगा। मैं आपको पोर्टल की जरा तरतीब समझा देता हूँ। देखो पोर्टल में अव्वल तो आपको रिकॉर्डिंग्स होंगी। माइक्रो का सेक्शन अलग होगा, मैक्रो का सेक्शन अलग होगा। अभी हम लोग माइक्रो पढ़ रहे हैं, तो जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है ये वाली क्लास भी उधर अपलोड होगी, ठीक है। इन केस कोई बच्चा इन केस कोई बच्चा बेटा ई कितना इंप्रूव हो सकता है, बेटा ई तो सिर्फ दुआओं से इंप्रूव हो सकता है। आपको एक्सेल देना पड़ेगा माजरत के साथ, आपको AS A2 AS वापस देना पड़ेगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपको पोर्टल मिलेगा। पोर्टल में माइक्रो की रिकॉर्डिंग्स, मैक्रो की रिकॉर्डिंग्स। इन केस अगर कोई बच्चा क्लास मिस कर देता है, जानबूझ के नहीं करना। मैं बता रहा हूं A2 की आज वाली क्लास अगली 10 क्लासों के साथ कनेक्टेड है। आज की क्लास मिस कर दोगे, बीच में चले जाओगे, अगली 10 क्लासें खराब हो जाएगी। सही है। तो मिस जानबूझ के मत करना। जेन्युइन रीजन है, चलो समझ आता है। डे एंड पे रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है, तो जो क्लास मैं पढ़ाऊंगा वही क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड होगी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप कोई क्लास मिस कर रहे हो तो आप फौरन से उसकी रिकॉर्डिंग देखो। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। आपने एक काम तो ये करना है, पोर्टल वगैरह आपके पास आ जाएगा तो रिकॉर्डिंग्स आ गई। अच्छा, अब पोर्टल पे नोट्स होंगे। दो तरह के नोट्स होंगे। एक नोट्स जो कि मेरे अपने बच्चों, आप लोग अगर सपोर्ट ग्रुप में हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने लास्ट ईयर एक ड्राइव का लिंक शेयर किया था इकॉन स्टार्स के नाम से। वो जनरल नोट्स हैं, वो सबके लिए, ठीक है। आपको वो भी मिलेंगे। प्लस जो मेरे अपने बच्चों को नोट्स मिलते हैं मेरे हैंड रिटन इस तरह के, ये देखो ये सारे मेरे हैंड रिटन है, ये नोट्स आप लोगों को मिलेंगे। सही है। तो ये चीज आप लोगों को मिल जाएगी, नोट्स माइक्रो के अलग, मैक्रो के अलग, इस तरह की 4 किताब। और एक बुक है पेपर 3 टॉपिकल, ये भी मैंने ही डिजाइन की है। बेटा ये भी आपको पोर्टल पे मिलेगी। इस किताब में 1000+ MCQs हैं। यार खुद सोचो बेटा, हल्की सी मैथ्स लगाओ। 1000 MCQs हैं टॉपिक वाइज। आपने डेली जो टॉपिक हमारा हो रहा है, आपने उसके MCQs निकाल के कर लिए। किसी के 100 होंगे, किसी के 10 होंगे, किसी के 20 होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर जो भी है। तो सर विल देयर बी डेट्स अलोंग द रिकॉर्डिंग, बेटा वो तो पूरी इन्फो आती है ना, फिर वो डिटेल सारी उसकी आ रही होती है। अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि 1000+ MCQs हैं। आपने बेटे तरीके से 1000 कर लिए। मेरी जान मुझे एक बात बताओ, क्या 10 MCQs भी रिपीट नहीं होंगे। MCQs रिपीट होते हैं, उनका थोड़ा सा गेम बदल जाएगा, अल्फाज थोड़े से चेंज हो जाएंगे, लेकिन वही चीज इंप्लीमेंट हो रही होगी। तो बेटा 1000 में से 10 क्या होता है, मेरे ख्याल में 1% नहीं, 1% भी नहीं होता, शायद 1% ही होता है। 1% है यार, कुछ तो रिपीट होगा। चलो 5 ही रिपीट हो जाएं, आपके तो 5 मार्क्स सीधे हो गए कि नहीं। एक एक मार्क कीमती है MCQs में। उसकी तैयारी कैसे करेंगे आप, आपने अटेम्प्ट की, आपको कहीं भी आप फंस रहे हो, प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे पर्सनल नंबर पे आप पिक्चर भेजेंगे विद करेक्ट आंसर, कि सर ये सर करेक्ट आंसर है, ये मुझे MCQ समझा दें। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह आपको वो समझा दूँ, ठीक है। ये बेटा आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, या आप लोगों ने खुद करना है। अच्छा, यार प्रिंटेबल होंगे नहीं, लेकिन आप एडमिन को टेक्स्ट कर देना, जिन जिन बच्चों को प्रिंट करवानी होगी ना बुक, वो एडमिन को टेक्स्ट कर दीजिएगा, या मुझे पर्सनली अपनी ड्राइव दे दीजिएगा जीमेल, मैं आपको ड्राइव का लिंक दे दूंगा, वो फिर आप प्रिंट कर लीजिएगा डाउनलोड करके, ठीक है। अच्छा, तो एक काम तो बेटा ये हो गया, रिकॉर्डिंग बेटा पोर्टल पे आएंगी तैमूर। अभी तक हमारा पोर्टल सेट नहीं हुआ है, वो इंशाल्लाह एक आध दिन में हम लोग उसको अभी कर रहे हैं, चीजें सेट कर रहे हैं, वो फिर इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब एक बड़ी गलती बच्चा करता है। वो क्या करता है, अगर कोई MCQ समझ नहीं आ रहा बच्चा छोड़ देता है। छोड़ गया ना, वह वैसे पता नहीं सदका खैरात दे रहे हैं, छोड़ दिया MCQ, मार्क्स आया हो गया। बेटा ये हरकत नहीं करना। अगर आपको कोई MCQ नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा ना, कुछ भी मार्क कर दो, खाली मत छोड़ना। क्योंकि बेटा देख 4 MCQ है, 25% चांस है ना कि कम से कम एक तो सही होगा, 25% चांस तो सबका है। कोई भी मार्क कर दे यार, क्या पता करेक्ट हो जाए। खाली कभी कुछ नहीं छोड़ना है आप लोगों ने। समझ गए बात को। ये आपका P3 था पूरा।
अच्छा, अब बच्चा पूछता है सर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, कितने माइक्रो से हैं कितने मैक्रो से हैं। इसका यार कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। ज्यादातर क्या होता है कि बराबरी चल रहा होता है, 15 माइक्रो 15 मैक्रो, या 16 माइक्रो 14 मैक्रो, इस तरीके से चल रहा होता है। कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि इतने माइक्रो से आएंगे और इतने मैक्रो से आएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाओ पी 4 पे। देखो P4 जो है, ये आपका 2 घंटे का पेपर है। ये पेपर पैटर्न चेंज हुआ था 2023 में। तो 2023 से पुराने जितने पेपर हैं सब इररेलेवेंट हैं आपके लिए। कुछ बच्चों को शौक होता है ना, 2015 का पेपर कर रहे हैं, कायदे आजम के टाइम का पेपर कर रहे हैं। आपने नहीं करना। 2023 से पीछे आप कभी भी नहीं जाओगे। P3 में जा सकते हो, ये कर सकते हो, जितने करने करो। इसमें 2023 की लिमिट है, इससे पीछे नहीं जा सकते आप। सही। अच्छा, अब इसका नजरिया समझ लो। देखो इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सही है, 3 सेक्शन हैं। सेक्शन ए आपका होता है डेटा रिस्पॉन्स, जो कि कंपलसरी सेक्शन होता है, ये आप चॉइस में नहीं छोड़ सकते। सर डेटा रिस्पॉन्स क्या होता है? 1 से 1.5 पेज का आपके पास एक केस आएगा, आपने उस केस को रीड करना है, उसमें इंपॉर्टेंट बातें अंडरलाइन करनी है, उसके हिसाब से अपना आंसर लिखना है। मैं आपको पूरा सिखाऊंगा इंशाल्लाह, मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा, डेटा रिस्पॉन्स कैसे होता है। और आपको बहुत सारी मैं रिकॉर्डिंग्स भी ऑटोमेटिकली अपलोड कर दूंगा पोर्टल पे। ठीक है, बीच में ही अपलोड कर दूंगा, ताकि अगर आपको पढ़ना हो समझना हो तो आप वहां पे कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। डेटा रिस्पॉन्स 20 मार्क का होता है। फिर आता है सेक्शन बी और सेक्शन सी। बेटा सेक्शन बी आपका माइक्रो से है, सेक्शन सी आपका मैक्रो से है। दोनों में आपके पास दो दो क्वेश्चंस आएंगे और आपने एक एक अटेम्प्ट करना है, एक अटेम्प्ट करना, दो नहीं करना। ठीक है। अच्छा, 20-20 मार्क का सवाल है, इसमें कोई पार्ट्स नहीं है। सेक्शन बी और सी पूरा 20 मार्क का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है। सेक्शन ए में पार्ट्स होते हैं। बच्चा पूछता है सर किस सेक्शन को कितना टाइम दें। टाइम एलोकेशन बड़ी जरूरी होती है, A2 में खास तौर। बेटा 45 मिनट फॉर सेक्शन बी, 45 मिनट फॉर सेक्शन सी, एंड 30 मिनट्स फॉर सेक्शन ए। सही है। ये हिसाब किताब चलाना है आपने। बच्चा बोलता सर 45 मिनट में पेपर नहीं हो पा रहा, क्वेश्चन नहीं हुआ मेरा, मैं क्या करूं? बेटा छोड़ दे, मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं, छोड़ दो। नहीं हो रहा ना क्वेश्चन, भाड़ में डालो, स्पेस छोड़ो, आधा पेज छोड़ दो, नए क्वेश्चन की तरफ जाओ। प्रॉब्लम देखो, मैं आप लोगों से ये बातें क्यों इतनी डिटेल में कर रहा हूं, ताकि आप लोग वो गलतियां ना करो जो हर बच्चा करता है। क्या गेम है, आप लोग 4 मार्क 5 मार्क के लिए ना अपना 20 मार्क सेक्रीफाइस कर देते हो। खुद सोचो ना, आपने अगर आपका 45 मिनट हो गए एक सवाल पे, आप ऑलमोस्ट 80-85% तो कर ही चुके होगे ना आंसर। रिमेनिंग 2 से 4 मार्क के लिए ना आप अगले 20 मार्क जाया कर देते हैं। तो बेटा आपने टाइम देखा, 45 मिनट हो गए पूरे, अल्लाह के हवाले यार, छोड़ो, आगे बढ़ो, रुकना नहीं है। और एक बात, बेटा ये हमेशा आप आखिर में करेंगे, लास्ट में, आखिर में करना है सेक्शन ए। ये दो पहले करने हैं, अब आपकी मर्जी है, सेक्शन बी पहले कर लो, सेक्शन सी पहले कर लो, आपकी मर्जी है। ये हमेशा आप आखिर में करेंगे। इसके पीछे भी एक रीजन है। देखो, बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब आप अपने एग्जाम में बैठते हो ना, तो आपका माइंड फ्रेश होता है। ठीक है। ये होते हैं जनरल क्वेश्चंस, कि भाई आपको एक क्वेश्चन लिख के दे दिया, बोला जी इसका आंसर लिखो। तो इसके लिए माइंड फ्रेश होना बड़ा जरूरी है। ये क्वेश्चन के लिए जब आप डेटा रिस्पॉन्स पढ़ोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें इतनी टेंशन है नहीं, क्योंकि आपने केस पढ़ा, चलो यार कुछ नहीं, 20 में से 10 मार्क तो लेके आओगे, 12 मार्क तो लेके आओगे, पढ़ोगे चीजें तो याद आना शुरू हो जाएंगी। इसमें पढ़ने का कुछ नहीं होता। तरीका क्या है? पहले ये दो करें, फिर आप ये करेंगे। सेक्शन ए से कभी भी आप अपना स्टार्ट नहीं करेंगे आप पेपर। बेटे कोई सवाल यहां तक, मेरे नाम पे टैप करेंगे, चैट बॉक्स खुल जाएगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई सवाल पूछना है, बेटा मुझसे आप पूछ सकते हैं। सिलेबस क्रैक से होगा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा फिनिश का कोई वो नहीं है,
क्योंकि हमने बीच में टॉपिकल पास पेपर्स भी करने हैं और हमने बीच में सारी चीज़ें भी लेके चलनी है, तो इसके फिनिश वाला जो है ना कोई मामला ऐसा होता नहीं है। सर मॉक एग्जाम्स कितने होंगे बेटा? देख, अक्टूबर नवंबर है ना, अगर तो आप मई जून में इनरोल कर रहे हो तो फिर तो आपके हर महीने टेस्ट हो रहा होगा। मॉक दिसंबर में होता है, फिर मार्च में होता है। अक्टूबर नवंबर में क्योंकि टाइम कम होता है तो हम इतने ज़्यादा टेस्ट नहीं रख पाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह होंगे। सर हाउ मच टाइम शुड बी एलोकेट ईच डे फॉर इको फॉर मई जून स्टूडेंट्स? बेटा यार ये देखो, बच्चे ये जो सवाल पूछते हैं ना, इसका एक बड़ा सिंपल सा जवाब है। आप दिन का आधा घंटा निकाल लो, मैं नहीं कहता ये पागलों की तरह के 4 4 5 5 घंटे पढ़ो। आप दिन का आधा घंटा निकाल लें, अफेक्टिव लर्निंग कर लें। अफेक्टिव लर्निंग क्या होती है? फोन वोन सब साइड में, सिर्फ किताब है और आप है बस। अम्मी को बोल दे भाई दूध दही जो मंगवाना है अभी मंगवा लो, मैं पढ़ने बैठ रहा हूं। आधे घंटा पढ़ लें, लेकिन अफेक्टिव, दुनिया को भूल के। इनफ है, मोर देन इनफ है। कोई आपको इंशाल्लाह रिजल्ट इसका खुद ही आपको सामने आना शुरू हो जाएगा। चले जी, अब बेटा बात करते हैं सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के हवाले से। जो मैंने आपसे कहा कि 20 मार्क का सवाल आता है, पार्ट्स कोई नहीं होते, तो इसकी ना मार्किंग समझो। इसकी मार्किंग कैसे होती है? देखिए, एग्जामिनर ने ना आपके आंसर को टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है, एक बेंचमार्क्स में डिवाइड कर दिया है। तो उस बेंचमार्क का नाम है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव उस बेंचमार्क का नाम है। आपके आंसर में 3 बेंचमार्क है, AO1, AO2 और AO3। अच्छा, AO3 पे जरा बाद में जाते हैं, पहले इन दो की बात कर लेते हैं। AO1 क्या होता है? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। आपने नॉलेज दी, आपने उसको समझाया, ठीक है, उस आपको आपने उसको बुकिश बातें बता दी, जनरल बातें बता दी, ये आपकी होती है नॉलेज। ठीक है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। AO2 आपका होता है एनालिसिस एंड एप्लीकेशन। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, मुल्क पे ये अफेक्ट आएगा, कंज्यूमर पे ये अफेक्ट आएगा। ये सारी जो है इसे हम लोग कहते हैं बेटे चेन ऑफ एनालिसिस। सही है, इसको कहते हैं चेन ऑफ एनालिसिस। एप्लीकेशन का मतलब होता है केस के साथ लिंक करना, क्वेश्चन के साथ लिंक करना। अब फॉर एग्जांपल सवाल है डिमांड बढ़ाने का और आप लोग डिमांड कम करने की बात करें तो वो एप्लीकेशन नहीं है, उसके 0 मार्क्स है। मार्किंग स्कीम जब आप लोग खोलेंगे, एग्जामिनर ने AO1 और AO2 को कंबाइंड 14 मार्क्स दिए हुए हैं कि भाई जिस बच्चे का AO1 और AO2 पूरा है, बिल्कुल बेस्ट चल रहा है, मैं उसको 14 मार्क्स दूंगा। अब ये जो फर्दर डिवीजन है ये मैंने की भी है कि यार मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरे हिसाब से 5 मार्क एग्जामिनर नॉलेज पे देता है, 9 मार्क एनालिसिस पे देता है। लेकिन एग्जामिनर ने कंबाइंड मार्क्स जो है ना वो 14 दिए हुए हैं, और एग्जामिनर ने कहीं भी इसको एलोकेट करके नहीं दिया हुआ कि मैं फलां मार्क्स नॉलेज पे देता हूं या मैं 8 मार्क एनालिसिस पे देता हूं। एग्जामिनर ने कहीं भी ये बात नहीं बताई। एग्जामिनर ने बोला भाई AO1 AO2 दोनों के लिए 14 मार्क है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है इवैल्यूएशन, जो कि आपका 6 मार्क का होता है। अब इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन के दो तीन नजरिए हैं। बच्चा समझता है जजमेंट जो होती है वो इवैल्यूएशन होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के नेचर पे। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के नेचर पे। क्वेश्चन का नेचर क्या है, उस पे हिसाब से आपने जब आंसर लिखा तो वो इवैल्यूएशन के अंदर आता है। इवैल्यूएशन दो तरह की होती है, या तो आप कोई हाउ एवर करके बात करें, ड्रॉबैक बता दें, मतलब अगेंस्ट में बात करें, एग्जामिनर कभी कभार उसको भी इवैल्यूएशन में ले लेता है। या फिर आप चीजों को कंपेयर करना शुरू करें, उसको भी इवैल्यूएशन में ले लेता है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन। हम लोग जब आगे जाके इंशाल्लाह अपने पास पेपर्स करेंगे, तब मैं आपको सिखाऊंगा इवैल्यूएशन क्या होती है। लेकिन मैं आपको एक जनरल सा आइडिया दे देता हूं। भाई मिसाल के तौर पे 20 मार्क का सवाल है, डिस्कस वेदर ये मोबाइल फोन बेहतर है कि ये मोबाइल फोन बेहतर है। एग्जामिनर का 20 मार्क का सवाल है कि यार मुझे जरा डिस्कस करके बताएं कि क्या ये मोबाइल फोन बेहतर है या ये वाला बेहतर है। अच्छा, अभी हम इन दो की बात कर रहे हैं, इसको छोड़ दो। सही है, AO1 AO2 की बात कर रहे हैं। सर ये मोबाइल फोन इस ब्रांड का है, इस मोबाइल फोन में इतना कैमरा है, इस मोबाइल फोन में इतनी रैम है। ये सब क्या चल रही है? नॉलेज, कि भाई ये फलां कंपनी का है, ये इतना ये है, बेसिक जो मैंने जो सामने नजर आती है बातें, ये क्या है? नॉलेज। अच्छा भाई, फायदे। अब आप लिखोगे फायदे, फायदे क्या है? सर सस्ता है, सर एंड्रॉयड है, सर काम कर देता है, ये फायदे हो गए। नुकसान क्या है? सर स्लो चलता है, सर तंग करता है, सर हैंग हो जाता है, ये इसके नुकसानात हो गए। मैं अभी
सिर्फ और सिर्फ इसके फायदे और इसके नुकसान की बात कर रहा हूं, मैंने इसको नहीं छेड़ा। आपने भी नहीं छेड़ना। पहले मोबाइल फोन ए के बारे में हमने नॉलेज दी, उसके बेनिफिट्स बताए, उसके ड्रॉबैक बताए, खत्म। अब आ जाओ इधर। सर ये फोन है, ये इसकी इतना कैमरा है, इतनी बैटरी है, इसके फायदे क्या हैं कि जी ये आईफोन है, आईओएस है, तेज काम करता है, फास्ट चलता है। सर नुकसान क्या है, बड़ा महंगा है, और क्या कहते हैं, बैटरी टाइमिंग इतनी खास नहीं है। ये इसके इंडिविजुअल ड्रॉबैक्स हो गए। सही है। तो आपने पहले इसकी नॉलेज दी, इसके इंडिविजुअल बेनिफिट्स लिखे, इसके इंडिविजुअल ड्रॉबैक्स लिखे। फिर आपने इसकी नॉलेज दी, इसके इंडिविजुअल बेनिफिट्स लिखे, इसके इंडिविजुअल ड्रॉबैक्स लिखे। बेटा आपको मिल गए हैं 14 मार्क्स, मुबारक हो। कितने मिल गए भाई? 14 मार्क मिल गए। अब आ जाओ इधर। इवैल्यूएशन में क्या होगा? आप बोलेंगे सर ये कुछ जगहें हैं जहां पर दिस मोबाइल फोन इज बेटर देन दिस मोबाइल फोन, और कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर दिस मोबाइल फोन इज बेटर देन दिस मोबाइल फोन। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं, मैं इनकी जंग कर रहा हूं, लड़ाई करवा रहा हूं कि जी दिस मोबाइल फोन इज बेटर देन दिस वन एंड दिस इज बेटर देन दिस वन। एंड में मैं दूंगा भाई मेरे हिसाब से दिस मोबाइल फोन इज बेटर, दिस मोबाइल फोन विंस, वाई, रीजन। और वो रीजन जो ऊपर से रिपीट ना हो रहा हो। तो ये क्या है बेटे आपकी इवैल्यूएशन। कितने मार्क्स? 6 मार्क्स। गेम समझे? गेम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ चैट में। वेरी गुड। अच्छा, अब एक स्मार्ट टेक्निक बता रहा हूं आप लोगों को, ये भाई करना मत बराए मेहरबानी, लेकिन एक स्मार्ट टेक्निक है। बच्चा बोलता है सर मुझे इवैल्यूएशन लिखनी नहीं आती, मुझे इवैल्यूएशन में मसला होता है। छोड़ दो, 6 मार्क्स सदके में दे दो जाओ। 20 मार्क का सवाल था, इसमें पूरे ले आओ, इसमें 14 मार्क ले आओ, इसका सदका निकाल दो, जाने दो, भाड़ में डालो। 14 मार्क सेक्शन बी में आ गए, 14 मार्क सेक्शन सी में आ गए। कितने हो गए? 28 मार्क। मैं कहता हूं डेटा रिस्पॉन्स में आपके 10 मार्क आ जाते हैं आउट ऑफ 20। कितने हो गए? 38 मार्क। बेटे 35 पे ए बनता है, जाओ। 35 पे ए बनता है। लेकिन शर्त क्या है कि पूरे पूरे लो। ऐसे नहीं कि तुम लोग ये भी छोड़ के आ जाओ, इसमें तो आए ही जीरो, इसमें भी जीरो आ जाए, फिर यू लेके बैठे हुए होगे। मैं सिर्फ उन बच्चों को समझा रहा हूं कि यार आप लोग जो अपना टाइम एक्स्ट्रा लगा देते हैं ना, वो आप इसी पे होते हैं ना, इवैल्यूएशन पे, तभी तो एक्स्ट्रा टाइम लगता है। आप छोड़ दो। 6 मार्क 20 मार्क से बड़े नहीं है। 20 मार्क पे फोकस करो। समझे? टाइम मिले वापस आके कंप्लीट कर लेना। अगर नहीं समझ आ रही वैल्यूएशन, कोई बात नहीं, आप इसको इतना बेहतरीन करो कि एग्जामिनर आपको 14 मार्क दे दे। 35 पे है, 35 36 पे। समझे बात को? तो बेटे स्मार्ट वर्किंग हमने चलानी होती है। 2 मिनट रुक जाए, अजान होने दे, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं।
जी। अच्छा बेटा, आई होप आप लोगों को बेसिक जो आंसर राइटिंग है, पेपर पैटर्न है, उसका समझ आ गया होगा। हम लोग थ्रू आउट जो हमारा कोर्स चलेगा उसमें हम लोग मल्टीपल जो टेस्ट भी चल रहे होंगे, क्लासेस होंगी, पास्ट पेपर सेशंस होंगे। अच्छा, मैं करवाऊंगा सिर्फ रीसेंट पेपर्स। रीसेंट पेपर्स का मतलब ये है कि जो लास्ट ईयर के पेपर होंगे मैं वो करवाऊंगा। जो उससे पुराने पेपर्स हैं वो मैंने टॉपिकल की फॉर्म में डिवाइड किए हुए हैं। अच्छा, पोर्टल पे, सॉरी मैं एक और चीज बताना भूल गया, टॉपिकल पास पेपर्स की भी बुक अपलोड होगी, माइक्रो की अलग, मैक्रो की अलग। ठीक है। तो वो 2023 से लेके 2025 तक, अभी 26 है ना, हाँ 2025 तक सारे टॉपिकल पेपर्स मैंने बनाए हुए हैं और खुद बनाए हैं। और वो मेरे ही आंसर्स हैं जो उसमें लगे हुए हैं, तो वो हम लोग इंशाल्लाह टॉपिकल साथ साथ चला रहे होंगे। और आपका असाइनमेंट भी वही है। ठीक है। असाइनमेंट भी आप लोगों का वैसे ही चल रहा होगा। चलो, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बेटा अपना फर्स्ट टॉपिक। लेकिन फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज समझानी है। इसका नाम है गेम ऑफ रिलेशनशिप्स। बच्चा ओ लेवल में डायग्राम के रट्टे मार के पास हो जाता है। एएस में भी चलो किसी हद तक रट्टे काम आ जाते हैं। ए टू में बेटा रट्टा काम नहीं आएगा। ए टू में अगर आपने जरा जरा सी भी होशियारी की ना इस तरह की कि मैं रट्टे मार लूंगा और मैं डायग्राम बना दूंगा, बेटा मुंह के बल गिरोगे, बहुत बुरा गिरोगे। कभी भी पास नहीं हो पाओगे। गेम ऑफ रिलेशनशिप को समझो। जिसने आज गेम ऑफ रिलेशनशिप समझ लिया, अल्लाह की जात से उम्मीद है, अजानों की बरकत से उसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपने पूरे कोर्स में। ठीक है। अब यहां पे देखें सर, भाई मिसाल के तौर पे यहां पर अहमद आ गया और यहां पर एक उसका दोस्त आ गया, बड़ा अच्छा दोस्त है। अगर अहमद किसी जगह पर जाएगा तो अली भी उस जगह पर जाएगा। और अगर अहमद किसी जगह पर नहीं जाएगा तो अली भी उस जगह पर नहीं जाएगा। बेटे ये देख के मुझे बताओ कि क्या आपके एरोज सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में? जल्दी से बताओ। सेम जगह मूवमेंट कर रहे हैं कि ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहे हैं उल्टी जगह पे? सेम डायरेक्शन मूवमेंट करें, वेरी गुड। बेटे आपके एरोज जो हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब भी आपके एरो सेम डायरेक्शन में जाते हैं इसका मतलब ये है कि दो कमोडिटीज में पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप। और कभी भी दो कमोडिटीज में पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो बेटा कर्व कैसा बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग। सही है। अब इसी तरीके से मैं कहूं, यहां पर अहमद आ गया, ठीक है, और यहां पर अमजद आ गया। इन दोनों की सख्त लड़ाई है, बहुत बड़े दुश्मन है दोनों। ठीक है ना, बड़े जानी दुश्मन है। अगर अहमद किसी जगह पर जाएगा तो अमजद उस जगह पर नहीं जाएगा। और अगर अमजद किसी जगह पर जाएगा तो अहमद उस जगह पर नहीं जाएगा। अब मुझे बताओ, एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऑपोजिट? हाँ जी। एरोज आपके सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेरी गुड। और कभी भी बेटे जब एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं इसका मतलब ये है कि दो कमोडिटीज में नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप आ रहा होता है। नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप आ रहा होता है। ठीक है जी। और कभी भी दो कमोडिटीज में नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो कर्व बनेगा डाउनवर्ड स्लोप। ये गेम जिस बच्चे ने आज सीख ली उसके लिए 90% डायग्राम्स ए टू की मक्खन हो गई, हलवा हो गई। ठीक है। अब आओ जरा हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है थियोरी ऑफ डिमांड। देखो हम लोगों ने अपने ओ लेवल में पढ़ा कि जी डिमांड जो होती है वो होती है विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय अ सर्टेन गुड और सर्विस। और उसका लिंक प्राइस के साथ होता है कि जी अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, जो सिंपल सी हम लोग बात पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा, अब उसी को हम लोग ना प्रॉपर डिटेल में लेके जाएंगे। यहां पर हमारे पास कुछ बाबे आ रहे होंगे, इकोनॉमिस्ट आ रहे होंगे। और जो पहला बाबा हमारे पास है उसका नाम है एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला? एल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि यार आप कोई भी चीज करते हो ना, जैसे कि आप खाना खा रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, खेल रहे हो, आप जब कुछ भी करते हो तो उससे आपको क्या मिलती है? सेटिस्फैक्शन। ठीक है। जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स में कहते हैं यूटिलिटी। तो सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है? यूटिलिटी। अल्फ्रेड मार्शल ने, इस बाबे ने कहा कि यार सेटिस्फैक्शन यानी कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। अल्फ्रेड मार्शल ने बोला
कि सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। और जिस तरीके से हम लोग वजन को केजी में काउंट करते हैं, लिक्विड को लीटर में काउंट करते हैं, उसी तरीके से इस बुड्ढे ने यूटिलिटी के लिए एक इमेजिनरी यूनिट बनाया जिसका नाम क्या है, यूटिल। यूटिल्स बना दिया। मिसाल के तौर पे अगर मैं खाना खाता हूं तो मुझे 100 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिल गई। मैं पानी पीता हूं तो 50 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल गई। तो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, और उसके लिए एक इमेजिनरी यूनिट है, इसका नाम क्या है, यूटिल। अब क्योंकि ये नंबर्स वाली अप्रोच है, इसमें नंबर्स आ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिनलिस्ट अप्रोच। देखो एग्जामिनर ना आपके आंसर में A2 की टर्मिनोलॉजीज ढूंढता है। जो बच्चे कहते हैं ना सर हम 8 पेज का आंसर लिखा है, हम 10 पेज का आंसर लिखा है, फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं आया, एग्जामिनर हमसे नाराज है। बेटा वो नाराज नहीं है, आपने अगर अपनी A2 की टर्मिनोलॉजीज नहीं डाली तो आपको मार्क्स नहीं मिलते, माजरत के साथ। सही है। अच्छा जी, अब एल्फ्रेड मार्शल की जितनी भी स्टोरी है वो एक कंज्यूमर के आगे पीछे घूमती है। उस कंज्यूमर का नाम है रैशनल कंज्यूमर। अब रैशनल कंज्यूमर कौन होता है बेटे? रैशनल कंज्यूमर इज द वन हु एम्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन गिवन द प्राइस ही पेस। मानी के ये वो बंदा होता है जो एक एक पाई अपनी वसूल करेगा, एक एक रुपया अपना वसूल करेगा। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे हम लोग दो बच्चों की एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक हम लोग आयशा की एग्जाम्पल उठा लेते हैं, आयशा एक बच्ची बैठी हुई है। और एक हम लोग अलीजे की एग्जाम्पल उठा लेते हैं। ठीक है, ये दो स्टूडेंट्स हमारे पास बैठी हुई हैं। अब बेटा बात सुनो, भाई मिसाल के तौर पे एक दोनों एक स्कूल में पढ़ती हैं, और स्कूल की मंथली फीस है 30,000। ठीक है, कितनी फीस है भाई मंथली? 30,000। 30,000 रुपये आपने महीने में पे करने ही करने। सही है। अच्छा, अब हुआ ये कि आयशा और अलीजे दोनों 15 दिन की लीव पे थी। 15 डेज ये लोग स्कूल नहीं गई। ठीक है ना? 15 दिन स्कूल गई, 15 दिन स्कूल नहीं गई। तो अब बेटा देखो, अगर छुट्टी की है तो इन दोनों ने की है ना, स्कूल तो चल रहा था, स्कूल तो बंद नहीं हुआ था। ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि आयशा एक नॉर्मल कंज्यूमर है, एक सेंसिबल कंज्यूमर है जो एक नॉर्मल दुनिया में जो उसूल चलता है, और अलीजे जो है ये रैशनल कंज्यूमर है। ठीक है। अब बेटा आयशा जो एक नॉर्मल इंसान है, भाई 15 दिन गई, 15 दिन छुट्टी मार ली, तो 15 दिन स्कूल तो बंद नहीं था ना, वो तो आयशा ने छुट्टी की है। तो अब आयशा जो है वो जाएगी और वो 30,000 पे कर देगी, जो कि स्कूल की फीस है। बेटा आप खुद सोचो ना, जब आप जून जुलाई आता है, छुट्टियां होती हैं, आप तो फिर भी फीस पे करते हैं ना? नहीं नहीं मई जून वाले भी बैठे रहे, ये कोर्स सेम, कोर्स तो सेम है ना भाई, कोर्स थोड़ी बदलेगा। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, भाई आयशा जो है, आयशा ने 30,000 रुपए दे दिए, आपकी मई जून की छुट्टियां होती हैं, आप स्कूल की फीस तो भरते हो ना, आयशा ने फीस पे कर दी। अलीजे हैं रैशनल कंज्यूमर, अलीजे हैं रैशनल कंज्यूमर। अलीजे ने कहा कि भाई मेरी बात सुनो, तुम्हारी महीने की फीस है 30,000 रुपए, महीने में होते हैं 30 दिन, मैं खाली कितने दिन आई हूं? मैं खाली 15 दिन आई हूं। तो मेरी कंजम्पशन के हिसाब से तुम्हारी फीस बनती है 15,000 रुपए। ये लो 15,000 रुपए, अल्लाह हाफिज। ये है रैशनल कंज्यूमर, जो कहता है कि मुझे पाई पाई वसूल करनी है। एक और एग्जाम्पल लो, एक और एग्जाम्पल लो बेटा, बेटा एक और एग्जाम्पल लो। आप लोग मूवी देखने गए होंगे न्यूप्लेक्स वगैरह, या जो भी आपके शहर, जिस भी शहर से आप लोग हैं, वहां पर कोई ना कोई सिनेमा हाउस होगा, आप लोग मूवी देखने जाते होंगे। यूजुअली क्या होता है, मूवी खत्म हुई, मूवी के एंड में क्रेडिट्स आना शुरू हो गए। मुझ जैसा बंदा या नॉर्मल बंदा क्या करेगा, क्रेडिट आएंगे हम लोग उठ के चले जाएंगे, हमने थोड़ी पढ़ना है एक्टर कौन है, कैमरामैन कौन है, ये वो। रैशनल कंज्यूमर बोलेगा कि भाईजान, ये जो क्रेडिट्स हैं ये भी तो मूवी का ही पार्ट है ना, और मैंने तो एसी का पैसा दिया हुआ है, मैंने तो सीट का पैसा दिया हुआ है। जब तक क्रेडिट्स खत्म नहीं हो जाते, जब तक कोई बंदा मुझे धक्के मार के बाहर नहीं निकाल देता, मैं नहीं उठूंगा। ये है रैशनल कंज्यूमर, पाई पाई वसूल करना, एक एक रुपए को वसूल करना। समझ गए हैं बात को? सर अगर एएस का रिजल्ट अगस्त में आएगा, फिर अक्टूबर में पेपर दें, नहीं भाई फिर तो आप मई जून में दो ना यार। देखो बहुत से बच्चे जो अभी इस मई जून में जिन्होंने पेपर दिया है, और वो इस अक्टूबर नवंबर में पेपर देना चाह रहे हैं, मेरा मशवरा ये ना करें। अगर एएस में मई जून दिया है तो नेक्स्ट
अपना उसमें दो, नेक्स्ट मई जून में A2 का पेपर दो। कुछ बच्चे जल्दबाजी ना करो, तरीके से चलो, इजी लेके चलो चीजों को, क्योंकि कोर्स बहुत लेंदी है ना यार। अब A2 मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वही बच्चा बैठा हुआ है जिसके पास या तो टाइम की कमी है या जिसका ऑलरेडी डिले हो चुका है, तो वो बच्चे दिया करें A2 में पेपर। अच्छा अब आगे सुनो। ऐसी क्या चीजें हैं जो कि रैशनल कंज्यूमर को रैशनल कंज्यूमर बनाती हैं? बेटा रैशनल कंज्यूमर की ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसकी इनकम फिक्स्ड होती है, ठीक है ना, उसकी इनकम फिक्स्ड होती है, उसकी इनकम, ये इसकी क्रिटिसिज्म है, बुराइयां हैं, आगे जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी हम लोग बेसिक बात करें। तो रैशनल कंज्यूमर वो बंदा इसकी इनकम फिक्स्ड होती है। रैशनल कंज्यूमर के हिसाब से देयर इज नो डिफरेंस इन क्वालिटी। भाई वो कहता है कि सैमसंग में और आईफोन में कोई डिफरेंस है ही नहीं, इन्फिनिक्स में और आईफोन में कोई डिफरेंस है ही नहीं। उसका मतलब क्या है? मोबाइल फोन इस्तेमाल होता है कॉल के लिए, एसएमएस के लिए, कनेक्टेड रहने के लिए, तो काम तो पूरा हो रहा है, ठीक। फॉर रैशनल कंज्यूमर देर इज नो रोल ऑफ फीडबैक या एडवर्टाइजमेंट। उसको फर्क नहीं पड़ता कि एड में सलमान खान है कि साहिर लोधी है, उसको नहीं फर्क पड़ता, वो ले लेगा भाई जाके। या एक और बात, अब आप खुद सोचे ना, अगर आपके घर के पास एक नया रेस्टोरेंट खुला हुआ है और आपके फ्रेंड्स वगैरह वहां से होके आए हुए हैं, तो आप पहले फीडबैक लेंगे ना, आप उससे पूछेंगे कि यार बताओ क्या चीज़ अच्छी है, और ये क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। रैशनल कंज्यूमर नहीं पूछता, वो बस जाएगा और काम करके आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट है नो इम्पल्स बाइंग। इम्पल्स बाइंग का मतलब होता है फजूल खर्ची, ठीक है। यानी कि लेट से, अगर आपकी जेब में 5,000 रुपए हैं और आप मार्केट जा रहे हैं कोई टी शर्ट वगैरह खरीदने, तो मुझ जैसा बंदा पता है क्या करेगा? कि वो बोलेगा कि यार मैं अब मार्केट आया ही हूं, अब कौन बार बार मार्केट आएगा, ठीक है। तो इससे बेहतर ये काम ये करते हैं कि अभी मार्केट आए तो चीज खरीद लेते हैं। मेरा दिमाग ये कहता है, मैं ये हरकत करूंगा। लेकिन रैशनल कंज्यूमर बोलेगा कि भाई मैं टी शर्ट खरीदने आया था, मैंने टी शर्ट खरीद ली, अब मैं आंखें बंद करूंगा और मैं सीधा जाऊंगा अपने घर। मैं कोई फजूल खर्ची नहीं करूंगा, मैं कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं खरीदूंगा, मैं कोई ट्राउजर व्राउजर नहीं खरीदूंगा, मैं कोई भी इम्पल्स बाइंग नहीं करूंगा। इसे कहते हैं नो इम्पल्स बाइंग। और रैशनल कंज्यूमर जो होता है बेटा, वो इसी मॉडल पे चल रहा होता है, ठीक है। तो ये होता है जी रैशनल कंज्यूमर। अच्छा, इसकी डायग्राम वगैरह इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी मैं सिर्फ बेसिक सी बातें बता दूं। यूटिलिटी का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, सेटिस्फैक्शन। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है टोटल सेटिस्फैक्शन, जितना हमने यूनिट कंज्यूम किया तो उससे हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है इन टोटल। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? बेटे मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल। हर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे मुझे कितनी एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रही है, इसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। खुद सोचे ना, सीधी सी बात है। अगर मैं आपको, अच्छा, मैं कुछ लोगों को पिज्जा बड़ा पसंद होता है, मैंने उनको दोपहर में पिज्जा दिया खा लिया, रात में पिज्जा दिया खा लिया, अगले दिन भी दोपहर में पिज्जा दिया खा लिया, रात में पिज्जा दिया खा लिया। अब वो उकताना शुरू हो जाएंगे, वो थकना शुरू हो जाएंगे, वो बोलेंगे भाई दाल रोटी दे दे यार। ये बकरा ईद पे बड़ा कॉमन है, क्योंकि जानवर वगैरह कुर्बानी हुई होती है, हफ्तों हफ्तों तक गोश्त ही पकता रहता है, फिर एक टाइम आता है हम माफिया मांगते हैं कि भाई चिकन खिला दो या दाल रोटी सब्जी खिला दो, समझे। तो हर एडिशनल यूनिट पे कितनी एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलती है, इसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और ये जो तीन चीजें हैं इसको हम लोग इंशाल्लाह पे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे डायग्राम के साथ। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं वो क्वेश्चन ले लूँ पहले, फिर हम लोग क्लास को ऑफ करेंगे। सर मैंने बाहर जाना है पढ़ने के लिए, वीज़ा अपॉइंटमेंट और प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है, दैट्स वाई मैं चाह रहा हूँ A2 अक्टूबर नवंबर में दे दूँ, और ताकि जो टाइम सेव हो जाए वो हो जाए, उस काम पे लगा लूँ। यार देखो, आप पहले तो अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म करो कि आपकी क्लासेस वगैरह जो है कब से शुरू हैं, ठीक है। मेरा मशवरा है कि A2 को देखो, जितना सुकून से पढ़ोगे ना उतना आपके लिए बेहतर है। जल्दबाजी करोगे तो बेटा फिर प्रॉब्लम हो सकती है, अल्लाह ना करे ग्रेड खराब हो जाएगा, फिर क्या करोगे आप, सही है। तो बेटा ये मैंने नोवा का नंबर यहाँ पे लिख दिया है, नोवा अकेडमी ग्लोबल का। आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। सब बच्चे जिनको जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली है उनको पोर्टल इंशाल्लाह रात तक मिल जाएगा, जिन्होंने नहीं करवाई वो करवा लें। अक्टूबर नवंबर की क्लासेस इंशाल्लाह फ्राइडे सैटरडे संडे यही सेम टाइम, क्या टाइम है, 5 से 6, यही टाइम हमारा चल रहा होगा।
और मई जून इंशाल्लाह जो है वो अगस्त से स्टार्ट होगा। सर मेरी एसएटी के मॉक्स होते हैं फुल लेंथ ऑन फ्राइडे, सो आई नॉट बी एबल टू अटेंड फ्राइडे टिल मिड अगस्त। बेटा रिकॉर्डिंग देख लेना फिर, लेकिन लाजमी देख लेना रिकॉर्डिंग। सही है। वालेकुम सलाम सर, आप गुलशन में नहीं पढ़ाएंगे सेशन? नहीं यार, मैं सिर्फ डिफेंस और बादराबाद पढ़ा रहा हूँ ऑन साइट। मैंने गुलशन वगैरह नॉर्थ सब छोड़ दिया है। सर आई एम गोइंग टू रीअप्लाई फॉर मैथ्स इन अक्टूबर नवंबर, सो हाउ विल आई बी एबल टू अप्लाई फॉर यूनीस? बेटा ये तो आप देखो काउंसलर से पूछो, ये आपको काउंसलर बेहतर गाइड करेगा। या आप यूनिवर्सिटी को भी ईमेल कर सकते हैं, वो आपको जवाब दे देंगे। ठीक है जी, चलें। बेस्ट ऑफ लक बेटे, अल्लाह हाफिज, सी यू ऑन फ्राइडे।